नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बी.ए. भाग 3 हिंदी साहित्य के इतिहास इस प्रश्न पत्र में से आदिकाल के बारे में पिछले कुछ वीडियो से चर्चा कर रहे। आज के इस टॉपिक में हम आदिकाल रासो काव्य वीर गाथाओं की विशेषताएं आदिकाल रासो काव्य वीर गाथाओं की विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। इसके 11 पॉइंट बिंदु या मुद्दे हैं। ये इस प्रकार है। पहला है संदिग्ध रचनाएं, दूसरा है ऐतिहासिकता का अभाव, तीसरा है युद्धों का सजीव वर्णन, चौथा है वीर रस और श्रृंगार रस, पांचवा है संकुचित राष्ट्रीयता, 6 नंबर का है प्रकृति चित्रण और 7 नंबर का है रासो शब्द, 8 नंबर का है काव्य के 2 रूप और 9 नंबर का है जनजीवन से संपर्क नहीं और 10 नंबर का है छंदों का विविध मुखी प्रयोग और 11 नंबर का है डिंगल और पिंगल भाषा। इन 11 मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आदिकाल रासो काव्य की विशेषता। हिंदी साहित्य के इतिहास के संवत 1050 से 1375 तक के कालखंड को आदिकाल कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में देखा है। इस कालखंड में विविध प्रकार का साहित्य लिखा गया। राजस्थान के चारण कवियों ने वीर रस के चरित काव्य लिखे। इन चरित काव्य को वीर गाथा कहा जाता है। इन वीर गाथाओं के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इन्हें रासो काव्य भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रासो ग्रंथों का उल्लेख किया। इनमें से प्रमुख है पृथ्वी रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो आदि। आदिकाल रासो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आदिकाल की रासो काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली, संदिग्ध रचनाएं। सभी रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता विवादास्पद है। प्रामाणिकता संदेह की दृष्टि से देखी जाती है, यानी कि प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक के बारे में कुछ भी ठोस निश्चित ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। 4 रचनाएं अब तक प्राप्त हुई है। इसके नाम है पृथ्वी रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो। भाषा शैली, विषय आदि दृष्टि से इन ग्रंथों में परिवर्तन हुए। काल के साथ साथ इन ग्रंथों का मूल रूप दब गया है। रचना काल, रचयिता आदि बातें विवादास्पद है। इस तरह रासो ग्रंथ संदिग्ध है, यानी कि रासो ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिकता पर संदिग्धता है, विश्वास नहीं है, विवादास्पद है। दूसरा मुद्दा ऐतिहासिकता का अभाव। रासो ग्रंथ में इतिहास प्रसिद्ध चरित नायकों को लिया गया है। इसका वर्णन इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। जो नायक लिए गए इतिहास के, उनके इतिहास की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इनमें वर्णित घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और कल्पना पर आधारित है। इसमें वर्णित इतिहास विकृत व काल्पनिक है। यही कारण है कि रासो ग्रंथों में ऐतिहासिकता का पूर्ण अभाव है, यानी कि इस ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। जो चरित्र नायक लिए है उनके चरित्र पर संदेह है, इतिहास की कसौटी पर वो खरे नहीं उतरते। युद्धों का सजीव वर्णन। रासो ग्रंथ की प्रामाणिकता विवादास्पद है, फिर भी इनके युद्धों का वर्णन अधिक सजीव है। रासो कवि युद्धों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखता था। आवश्यकता पड़ने पर हाथों में तलवार लेकर युद्ध करता था। जो कवि थे उस वक्त वो युद्ध में खुद जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर हाथों में अपने तलवार लेते थे। युद्धों का वर्णन सजीव और प्रभावशील बनाए। इस कारण वहाँ के रासो काव्य के जो युद्धों का वर्णन है वो सजीव बना है। वीर और श्रृंगार रस। रासो ग्रंथ में वीर और श्रृंगार रस का सुंदर समन्वय है। वीर रस का इतना सुंदर चित्रण हिंदी साहित्य में अन्यत्र प्राप्त नहीं है। इतना वीर रस का सुंदर चित्रण इस आदिकाल के रासो काव्य में मिलता है। इस युग में चारों ओर युद्धों का वातावरण था। अपने आश्रयदाता राजा को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए वीर रस का वर्णन आवश्यक था। जो आश्रयदाता राजा थे, वीर रस प्रेरित करने के लिए युद्ध के लिए उनमें के काव्य में वीर रस आ गया था। दूसरी ओर युद्धों का मूल कारण नारी को कल्पित किया गया है। नारी प्राप्ति के लिए युद्ध होते थे। रासो काव्य जब लिखे गए आदिकाल में तो युद्ध किस लिए होते थे? नारी प्राप्ति के लिए होते थे। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण किया है। इसलिए वीर रस तो युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए था, और युद्ध किस लिए होते थे? नारी प्राप्ति के लिए। इसलिए वीर और श्रृंगार रस दोनों ही रस इसमें आदिकाल के रासो काव्य में आ गए।
दो विरोधी रसों का ऐसा सुंदर समय अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। पांचवा है मुद्दा संकुचित राष्ट्रीयता। उस युग में संकुचित राष्ट्रीयता की भावना थी। राजा अपने छोटे छोटे राज्यों को ही राष्ट्र समझता था। अपने अपने छोटे छोटे राज्यों में वो मस्त थे। यही कारण है कि विदेशी आक्रमण का सामना सभी राजाओं ने मिलकर नहीं किया। यह संकुचित राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्रीय साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। यानी अपने ये राज्य के बारे में सिर्फ सोचना, अन्य राज्यों के बारे में सोचना नहीं, इसलिए विदेश आक्रमण उन पर हो गए। ये राष्ट्रीयता की संकुचित भावना थी। प्रकृति चित्र। राष्ट्र साहित्य में प्रकृति का चित्रण दो रूपों में आया है, आलम्बन और उद्दीपन रूप में। प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण कहीं नहीं किया गया। नगर, नदी, पर्वत, वन, उपवन आदि का वस्तु वर्ण सुंदर बन पड़ा है। यानी कि राष्ट्र काव्य में प्रकृति का चित्रण दो रूप में आया है, एक आलम्बन और उद्दीपन के रूप में। उनमें नगर, नदी, पर्वत, वन, उपवन आदि का सुंदर चित्रण किया गया। 7 नंबर का जो बिंदु है, मुद्दा है रासो शब्द। यहाँ के आदिकाल की जो कविता लिखी गई, कवि लिखे गए, उनके साथ रासो शब्द जुड़ा है। क्यों, ये हम देखते हैं। आदिकालीन वीर गाथाओं के नामों के साथ रासो शब्द जुड़ा है, जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो आदि। यह शब्द काव्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। काव्य के अर्थ में प्रयुक्त है, काव्य के लिए ये शब्द था। ये इस शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मतभेद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासक नामक छंद से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक नामक छंद से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। ये काव्य के साथ जुड़ता था, काव्य के रूप में, यानी कि पृथ्वी रासो, बिसलदेव रासो आदि। 8 नंबर का बिंदु है, काव्य के दो रूप है। रासो साहित्य में काव्य के दो रूप मिलते हैं, प्रबंध और मुक्तक। पृथ्वी रासो प्रबंध काव्य की प्रतिनिधि रचना है, तो बिसलदेव रासो मुक्त काव्य की प्रतिनिधि रचना है। यानी पृथ्वी रासो जो आदिकाल का जो ग्रंथ है वो मुक्त का प्रबंध काव्य की रचना है, और बिसलदेव रासो है तो मुक्त काव्य की रचना है। इस युग में गद्य साहित्य नहीं लिखा गया, काव्य रूपों की विविधता का अभाव है। जो आदिकाल के रासोकाल है, रासो का काव्य की विशेषताओं में हम देख रहे हैं कि आदिकाल में जब ये सिर्फ कविता लिखी गई, गद्य साहित्य लिखा नहीं गया। जन जीवन से संपर्क नहीं, ये 9वां बिंदु है। रासो ग्रंथों में सामंती जीवन का चित्रण है, यानी कि जो आश्चर्यदाता राजा थे उनके ही जीवन के बारे में चित्रण है। इस युग का कवि दरबारी कवि था, उसका जन जीवन से कोई संपर्क नहीं था। रासो साहित्य में जन जीवन का कोई प्रतिबिंब नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त जो वातावरण था वो कवि थे राजा के दरबार में थे, अपने अपने राजा को युद्धों के लिए प्रेरित करने के लिए या उनकी प्रशंसा करने के लिए काव्य लिखते थे। लेकिन कवियों का जन जीवन से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए जन जीवन से संपर्क न होने के कारण उसका प्रतिबिंब काव्य में नहीं आया। छंदों का विविध मुखी प्रयोग। रासो साहित्य में छंदों का विविध मुखी प्रयोग हुआ है। दोहा, तोमर, छप्पर, कुंडलियां, गाथा, गाहा, आर्या आदि विविध छंदों का कलात्मक प्रयोग किया गया है। छंद परिवर्तन में स्वाभाविकता नहीं है, अनेक स्थानों पर छंद रचनाएं सदोष है। यहाँ इस काव्य में छंदों का बहुत सा प्रयोग किया गया है, हर एक छंद का प्रयोग किया गया है, परंतु उनमें सदोष है, कोई अनेक दोष आ गए। उसमें स्थानों पर छंद रचना में सदोषता है। छंद कौन कौन से है? दोहा, तोमर, छप्पर, कुंडलिया, गाथा, गाहा, आर्या आदि। 11 नंबर का जो मुद्दा है, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। रासो ग्रंथों में दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है, एक डिंगल और एक पिंगल। उस समय की राजस्थानी भाषा को विद्वानों ने डिंगल कहा है, आदिकाल की राजस्थानी भाषा को विद्वानों ने डिंगल कहा है, तो उस समय की साहित्यिक ब्रज भाषा को पिंगल कहा गया। डिंगल भाषा वीरस के लिए उपयुक्त थी और पिंगल भाषा श्रृंगार रस के लिए उपयुक्त थी। डिंगल और पिंगल भाषा का रासो काव्य में उपयोग किया गया है। इस तरह से 11 जो पॉइंट है, जो बिंदु है, उस पर हमने चर्चा की। आदिकालीन रासो काव्य वीर गाथाओं की विशेषताओं पर चर्चा करते हमने देखा कि इनमें से इन मुद्दों पर हमने आप इस वीडियो में चर्चा की है। कौन कौन से मुद्दे देखिए,
ये संदिग्ध रचना है। ये रचनाएं प्रामाणिक नहीं, विवादास्पद है। यही रचना है, इस दृष्टि से कहा नहीं जाता, इसलिए रचिता रचना काल के बारे में, सभी के बारे में एक संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए संदिग्ध रचना है। ऐतिहासिकता का अभाव है, इनके नायक के चरित्र इतिहास से मेल नहीं खाते, इसलिए ऐतिहासिकता का उसमें अभाव है। फिर भी ऐतिहासिकता अभाव होते होते उसमें युद्धों का सजीव वर्णन आया है, क्योंकि रासो काव्य लिखने वाले कवि जब घर बैठे काव्य नहीं लिखते थे, युद्ध भूमि में खुद जाकर कभी कभी हाथों में तलवार लेकर काव्य लिखते थे, इसलिए उनके काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन आया है। चौथा जो बिंदु है, वीर रस और श्रृंगार रस, यानी कि जो कवि थे अपने आश्रयदाता राजा के युद्धों के लिए प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए काव्य लिखते थे, इसलिए उसमें वीर रस आ गए। और युद्ध किस लिए होते थे? नारी प्राप्ति के लिए, इसलिए श्रृंगार रस भी आया गया है। 5 नंबर का जो पॉइंट है, तो संकुचित राष्ट्रीयता। उस वक्त के राजाओं के मन में अपने ही राज्य के बारे में सोचते थे, अपना जो छोटा सा राज्य उसके बारे में, आस पड़ोस के राज्यों के बारे में कुछ भी सोचता नहीं था, इसलिए संकुचित राष्ट्रीय भावना थी, इसलिए उन पर विदेशी आक्रमण हो गया। प्रकृति चित्रण 6 नंबर का मुद्दा है। इस साहित्य में, इस काव्य में आलंबन और उद्दीपन 2 रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ है। नदी, पर्वत, वन, उपवन आदि का सुंदर वर्णन आया है। रासो शब्द, आदिकाल के रासो काव्य, जो भी काव्य लिखे गए उनके साथ रासो शब्द जुड़ा है, एक काव्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसकी उत्पत्ति के बारे में आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा, रासक नामक छंद से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई, ऐसे हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 8 नंबर का पॉइंट है, काव्य के 2 रूप मिलते, प्रबंध और मुक्तक काव्य मिलते। पृथ्वी रासो प्रबंध काव्य है और तो बिसलदेव रासो मुक्तक काव्य है। 9 नंबर का जो पॉइंट है, जन जीवन से संपर्क नहीं। उस वक्त वातावरण में ऐसा था कि जो कवि थे, राजा अपने आश्रयदाता थे, उनके प्रशंसा करने के लिए, उनको विद्युत प्रेरित करने के लिए काव्य लिखते थे, दरबारी कवि थे, इसलिए उनका जन जीवन से कोई संपर्क नहीं था। छंदों का विविध मुखी प्रयोग, दोहा, तोमर, छप्पय, कुंडलिया, गाहा, गाथा, आर्या आदि सभी छंदों का उपयोग किया है, परंतु वो सब दोषपूर्ण है। 11 नंबर का पॉइंट है, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, राजस्थान की भाषा को विद्वान ने डिंगल कहा है और तो उस समय की साहित्यिक ब्रज भाषा को पिंगल कहा है। डिंगल भाषा वीर रस के लिए उपयुक्त है और पिंगल भाषा श्रृंगार रस के लिए उपयुक्त है। इस तरह से हमने रासो काव्य की विशेषताएं पर चर्चा की। धन्यवाद दोस्तों।